नमस्कार विद्यार्थियों, विक्ट्री फाउंडेशन परिवार में आप सबका हार्दिक स्वागत है। विद्यार्थियों, अपन इतिहास के बारे में आज चर्चा करेंगे। इतिहास में भी स्टेट सिविल सर्विसेज, स्टेट पीसीएस, बेसिकली अपने जो आरपीएससी में आने वाली चीज़ें हैं उनके बारे में अपन अध्ययन करेंगे। विक्ट्री फाउंडेशन आपके लिए हर सब्जेक्ट से रिलेटेड एक सीरीज़ लाएगी, जैसे कि हिस्ट्री की अभी मैं ला रहा हूँ, पॉलिटी की आएगी, इसके बाद में ज्योग्राफी की भी आएगी, राजस्थान से रिलेटेड ज्योग्राफी, हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर, सारी सीरीज लाएगा। हिस्ट्री की जो सीरीज़ है वो उसको कंप्लीट मैं करवाऊंगा, और पॉलिटी की है वो अलग अलग जो फैकल्टीज़ है आपके वो पूरी करवाएगी। दोस्तों, विक्ट्री फाउंडेशन परिवार है आपके लिए एक जल्द ही एक और खुशखबरी ला रहा है, एक ऐप ला रहा है जिसके माध्यम से आप टेस्ट सीरीज और अनेक प्रकार के कंटेंट्स सब्जेक्ट से रिलेटेड उनको आप देख पाएंगे और उनका अध्ययन कर पाएंगे। मेरा काम दोस्तों ये है कि आपको इतिहास को सरल भाषा में समझाना। दोस्तों, मैं तथ्यों के जाल में आपको नहीं उलझाऊंगा, सरल भाषा में इतिहास को मैं एकदम तरीके से, भाई आपको जो भी आप बुक्स पढ़ो उसको आपको ढंग से समझ में आ जाए। विद्यार्थियों, सुने हुए ज्ञान का एक सीमा होती है, एक लेवल होता है, उसके बाद में सुना हुआ ज्ञान से हमेशा किताब आगे रहेगी। तो आप किताब एक प्रीफर करें, कोई सी भी किताब पढ़े जाए, पर वो आपको मेरे देखने के वीडियो देखने के बाद में आपको पूरा समझ में आ जाएगा कि भाई अपन इस किताब से पढ़ रहे हैं तो अपने को ये चीज़ समझ में आ रही है। तो मैं ज़्यादा टाइम नहीं ख़राब करते हुए एक नई सीरीज चालू करते हैं आज, और बंगाल का इतिहास आज पढ़ते हैं, ठीक है ना। बंगाल के बारे में जो जो भी फैक्चुअल जानकारी है, जितनी भी और रिलेटेड बातें हैं बंगाल के बारे में, सारी जानकारी बताऊंगा मैं आपको। शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, बंगाल है ना, बंगाल के बारे में बता देता हूं मैं आपको। बंगाल का जो दोस्तों जो संस्थापक था वो था मुर्शीद कुली खान। मुर्शीद कुली खान बंगाल का संस्थापक था मुर्शीद कुली खान, और इसकी राजधानी थी वो थी मुर्शिदाबाद। कहाँ थी? मुर्शिदाबाद। मुर्शिदाबाद से पहले राजधानी थी बंगाल की, वो थी ढाका। कहाँ थी? ढाका। ढाका थी वो पहले राजधानी थी। ढाका पहले राजधानी थी। ये बेसिकली नॉर्मल चीज़ अपने को जाननी है कि भाई बंगाल का संस्थापक है वो मुर्शीद कुली खान है, और इसकी राजधानी थी वो मुर्शिदाबाद थी। पहले ढाका थी, इसके बाद में मुर्शिदाबाद थी। मुर्शिदाबाद का संस्थापक अपने मुर्शीद कुली खान था। मुर्शीद कुली खान के समय में दोस्तों क्या है कि कुछ विद्रोह हुए, जैसे कि विद्रोह बता देता हूं मैं, अलग अलग जो भी विद्रोह हुए। एक तो था सीताराम, उदय नारायण, और गुलाम अहमद। सीताराम, उदय नारायण और गुलाम अहमद, इन तीन के विद्रोह हुए थे पहले। उसके बाद में हुआ था सुजात खां का। सुजात खां, और फिर तीसरे नंबर पर हुआ नजात खां। ठीक है दोस्तों, मुर्शीद कुली खान के बारे में कुछ फैक्चुअल जानकारी है वही दे रहा हूँ। ऐसे तो अपन पढ़ने में खूब सारी चीज़ें पढ़ सकते हैं, पर जो अपने एग्जाम से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट है उन्हीं को ही दोस्तों पढ़ना है अपने को, ठीक है। तो मुर्शीद कुली खान संस्थापक था, राजधानी मुर्शिदाबाद, पहले ढाका थी। इसके समय में तीन विद्रोह हुए थे, एक तो सीताराम, उदय नारायण, गुलाम अहमद का, दूसरा सुजात खां, और तीसरा नजात खां। ये तीन विद्रोह हो गए। इसके बाद में सुजाउद, ये मुर्शीद कुली खान हो गया ना, मुर्शीद, सॉरी एक मिनट, है मुर्शीद कुली खान। मुर्शीद कुली खान के बाद में बना था सुजाउद्दीन। और इसके बाद में बना था सरफराज। ठीक है,
सुजाउद्दीन के बारे में अपने को कुछ ज़्यादा जानकारी मिलती नहीं है, मिलती है तो भी वो कोई एग्जाम से रिलेटेड अपने कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट जानकारी है नहीं। सरफराज है, सरफराज के बारे में कोई ज़्यादा जानकारी तो नहीं है, पर सरफराज को एक घेरिया का युद्ध होता है। इधर तो ये बंगाल में चल रहा है पूरा प्रोग्राम, इधर कहाँ पे चल रहा है, इधर चल रहा है ये बंगाल में, ठीक है ना। इधर इनका बिहार में, बिहार का सूबेदार थे, ये तो सब बंगाल के सूबेदार थे, मुर्शीद कुली खान, सुजाउद्दीन सरफराज, ये सब बंगाल के थे। और इधर बिहार का सूबेदार था अलीवर्दी खान। अलीवर्दी खान, अलीवर्दी खान है वो इधर बिहार का सूबेदार था, ये बंगाल के थे। अलीवर्दी खान ने इसके ऊपर आक्रमण कर दिया सरफराज का, और इनके बीच में एक युद्ध हुआ जिसको अपन घेरिया के नाम से जाना जाता है, घेरिया का युद्ध, घेरिया का युद्ध, ठीक है। इस घेरिया के युद्ध में अलीवर्दी खान ने सरफराज को पराजित कर दिया, और पराजित करके ये अलीवर्दी खान ही बिहार का था जो बंगाल का सूबेदार बन गया, ठीक है। पहले मुर्शीद कुली खान, फिर सुजाउद्दीन, फिर सरफराज। सरफराज के समय में बिहार का सूबेदार अलीवर्दी खान सरफराज खान पर आक्रमण करता है बंगाल पर, जिनमें घेरिया का युद्ध होता है। और घेरिया के युद्ध में है वो सरफराज को हरा करके अलीवर्दी खान है वो जो बिहार का, ये कट गया है इधर से, अलीवर्दी खान है वो इसका आगे बंगाल का शासक बन जाता है, ठीक है ना। ये इधर बंगाल का शासक बन जाएगा अलीवर्दी खान, अलीवर्दी खान, ठीक है। अलीवर्दी खान बंगाल का शासक बनता है। अलीवर्दी खान ने अंग्रेजों के बारे में एक चीज कही है, इसको थोड़ा छोटा कर लेता हूं। अलीवर्दी खान ने क्या है, अंग्रेजों के बारे में इसने अंग्रेजों की तुलना मधुमक्खियों से की है। अलीवर्दी खान ने अंग्रेजों की तुलना मधुमक्खियों से करते हुए कहा है कि अलीवर्दी खान ने कि भाई अंग्रेज है वो मधुमक्खियों के छत्ते के समान है, मधुमक्खियों के समान है। आप उस छत्ते में हाथ डालोगे तो आपको काट काट के मार डालेगी मधुमक्खियाँ, और उसको आप प्यार से रखोगे तो वो आपको शहद देगी। तो अलीवर्दी खान ने अंग्रेजों की तुलना मधुमक्खियों से की है, ठीक है ना, अंग्रेजों की तुलना मधुमक्खियों से की है, ठीक है ना, मधुमक्खियों से की है। किसने की है, अलीवर्दी खान ने। तो एक ये भाई थोड़ा सा फैक्ट है, इसको याद रखना भाई, मधुमक्खियों की अंग्रेजों की तुलना है वो मधुमक्खियों से कौन करता है, तो अलीवर्दी खान करता है। इसके बारे में और कुछ नहीं है, अलीवर्दी खान शासक बन गया। अलीवर्दी खान के बाद में इसका नातिन था सिराजुद्दौला। कौन था, सिराजुद्दौला, वो शासक बनता है। सिराजुद्दौला। इधर मैं थोड़े से बंगाल के शासकों को आपको सीक्वेंस वाइज लिख दूं ताकि आपको भी थोड़ा सा ये समझ में आ जाए, ठीक है। पहले था मुर्शीद कुली खान, ठीक है, मुर्शीद, इसके बाद में सुजाउद्दीन, इसके बाद में सरफराज। सरफराज को घेरिया के युद्ध में हरा देता है अलीवर्दी खान, तो अलीवर्दी खान हो जाता है, ठीक है। अलीवर्दी खान के बाद में ये बनेगा सिराजुद्दौला, ठीक है, सिराजुद्दौला शासक बन गया। सिराजुद्दौला दोस्तों जैसे ही शासक बनता है इसके कई विरोधी थे, पहली बात तो क्योंकि ये इसका नातिन था, सिराजुद्दौला अलीवर्दी खान का नातिन था, तो इसके विरोधी है। एक तो सबसे पहले इसके घर के ही थे मौसी, ठीक है ना, तो इसके कई विरोधी थे। पहले तो ये लिख लो इसके विरोधी कौन कौन थे, इसके खूब सारे घर के लोग ही विरोधी थे, ठीक है ना। एक तो मौसी थी, वो घसीटी बेगम नाम था उसका, मौसी घसीटी बेगम, मौसी घसीटी बेगम, ठीक है। एक इसका सेनापति था, वो भी इसका विरोधी था, धोखा देगा लास्ट में इसको, अभी देखो इसका पूरा करते हैं, ठीक है। सेनापति था मीर जाफर, कौन था, मीर जाफर। सेनापति मौसी घसीटी बेगम हो गई, सेनापति मीर जाफर। एक था जगत सेठ फतेहचंदर,
जगत सेठ, सॉरी जगत सेठ फतेहचंद्र, ठीक है। जगत सेठ फतेहचंद्र हो गया। एक था माणिक चंद्र, इसके बाद में ये कलकत्ता की इसको किलेबंदी देगा, किलेबंदी की इसकी चाबियां देगा माणिक चंद्र को, ये धोखा दे देगा, ठीक है। माणिक चंद्र हो गया। और भी खूब सारे देश, मौसी घसीटी बेगम, सेनापति मीर जाफर, जगत सेठ फतेहचंद्र, माणिक चंद्र। एक पूर्णिया का नवाब था शौकत जंग, पूर्णिया का नवाब शौकत जंग। और भी खूब सारे विरोधी थे इसके, अपने को मेन ये याद रखने, मौसी घसीटी बेगम, सेनापति मीर जाफर, जगत सेठ फतेहचंद्र, माणिक चंद्र, राय दुर्लभ भी था एक, पूर्णिया का नवाब शौकत जंग हो गया। एक राय दुर्लभ लिख लो चाहिए, ठीक है। इसके खूब सारे विरोधी थे सिराजुद्दौला के, ठीक है ना। अपन मुर्शिद कुली खान को पढ़ा, सुजाउद्दीन को, सरफराज को, अलीवर्दी खान को और सिराजुद्दौला को। ये इधर इसके विरोधी थे खूब सारे लोग। एक तो ये इतने सारे इसके विरोधी थे। दूसरा चीज ये था कि एक विरोधी होने के बाद चलो ठीक है, ये घर के भेदी लंगट आए वो वाली बात हो गई, इनमें भाई ये इसके विरोधी थे। इसके बाद में इनमें ये हो गया था दोस्तों के, अंग्रेज इसकी बात नहीं मान रहे थे। बंगाल का शासक था ये, ठीक है भाई, बंगाल का नवाब था और इसकी बात अंग्रेज नहीं मान रहे थे। एक तो इसने कह दिया कि भाई कलकत्ता की आप किलेबंदी नहीं करोगे, अंग्रेजों ने, अंग्रेजों को कहा था इसने, लेकिन अंग्रेज मान नहीं रहे थे, कलकत्ता की किलेबंदी कर रहे थे। फिर एक फैक्ट्री थी जिसका इसको निरीक्षण भी नहीं करने देते थे। और भी खूब सारे, जैसे दस्तक का दुरुपयोग करने लग गए थे, ठीक है। जो इसके विरोधी थे ये सब अपन ने पढ़ा था। इन विरोधियों को वो है जो अपने पास में शरण देने लग गए थे कि भाई आप विद्रोह करके आ जाओ, इधर हमारे पास आ जाओ, तो ये परेशान हो गया था। तो इसके जो प्लासी के जो युद्ध के पहले कारण थे वो क्या क्या हुए थे वो मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। उनसे प्लासी के युद्ध से पहले भी कुछ बातें हुई थी, वो भी बताता हूँ। देखो इसको, एक तो देखो, अंग्रेज है वो कलकत्ता की किलेबंदी कर रहे थे, अंग्रेज है वो कलकत्ता की किलेबंदी कर रहे थे, ठीक है ना, किलेबंदी कर रहे थे। फिर बाद में दस्तक का दुरुपयोग कर रहे थे अंग्रेज। दस्तक क्या है वो भी बताऊंगा मैं, दस्तक का दुरुपयोग, दस्तक का दुरुपयोग भी कर रहे थे। फिर बाद में नवाब के आदेशों की अवहेलना कर रहे थे, नवाब के आदेशों की अवहेलना, अवहेलना कर रहे थे, ठीक है, नवाब के आदेशों की अवहेलना कर रहे थे। फिर एक और था, कासिम बाजार फैक्ट्री थी, जो मैंने अभी बताया था फैक्ट्री थी, उसका नाम था कासिम बाजार, कलकत्ता में थी कासिम बाजार फैक्ट्री। के निरीक्षण से इनकार कर दिया इसको, ठीक है। और भी खूब सारी थे विरोधियों को, जैसे कि शरण दे रहे थे अंग्रेज, विरोधियों को शरण, विरोधियों को अंग्रेज शरण दे रहे थे। तो एक खूब सारी बातें हो रही थी जिससे नवाब है वो वैसे ही परेशान था। एक तो ये मौसी घसीटी बेगम वगैरह घर में परेशान करते थे, सेनापति मीर्जा पर सेना को लेकर परेशान करता था, अंग्रेज है वो इनको विरोधियों को शरण दे देते। ये नवाब, इसको जो मीर जाफर था, इनको उकसाने वाले भी यही अंग्रेज ही थे, तो वैसे ही परेशान थे। तो इसने ये खूब अंग्रेजों से परेशान हो गया था सिराजुद्दौला। फिर इसने क्या किया कि एक 1756 की बात है, कलकत्ता को इसने कहा कि चलो आक्रमण करते हैं कलकत्ता के ऊपर, ठीक है। और कलकत्ता के ऊपर अंग्रेजों को इसने जोरदार तरीके से आक्रमण करके फोड़ा, ठीक है, तगड़े तरीके से अंग्रेजों की कुटाई करके। 20 जून 1756 की बात है। इसको मैं नए पेज पे ले लेता हूँ। देखो फिर ये तो मेन कारण थे, इनसे है वो सिराजुद्दौला परेशान हो ही रखा था। इसने फिर बाद में कलकत्ता के ऊपर आक्रमण कर दिया नवाब ने, ठीक है। कलकत्ता, जैसे ये कलकत्ता है, इधर से नवाब आके नवाब ने इसके ऊपर आक्रमण कर दिया। इसका जो कलकत्ता का जो गवर्नर था उसका नाम था रोजर ड्रेक। क्या नाम था? रोजर ड्रेक। रोजर ड्रेक था, कलकत्ता का गवर्नर था।
इसने कलकत्ता को जोरदार तरीके से सिराजुद्दौला ने घेर लिया। ये कलकत्ता इसको घेर के और अंग्रेजों को बुरी तरीके से कुटाई की। और एक कमरा था, ठीक है, जिसमें 146 लोगों को अंग्रेजों को बंद कर दिया, ठीक है ना। 18 फुट लंबा, 14 फुट चौड़ा, वो इतनी कोई जानकारी अपने को कोई है नहीं, जैसे कि 18 फुट चौड़ा, ठीक है, 18 फुट 14 फुट, ये इनका कोई मतलब नहीं है, फिर भी आप देख लो चाहे, है ना। इसमें 146 अंग्रेजों को बंद कर दिया और बंद करके इन्होंने कहा सुबह तक पड़े रहने दो इनको। 146 में से 145 तो मर गए थे और एक बचा था, उसका नाम था हालवेल। ठीक है ना, ये हालवेल था, इसका नाम हालवेल। ये इस घटना का रचयिता माना जाता है। इसने बाहर आके कहानी बताई है कि 146 अंग्रेजों को है वो सिराजुद्दौला कलकत्ता में बंदी बना के और मार देता है, जिनमें से मैं अकेला बचा हुआ हूँ, वो आया हूँ। फिर जाता है मद्रास प्रेसिडेंट में रॉबर्ट क्लाइव वाटसन के पास में, ये इधर कलकत्ता को जीत लेता है। और कलकत्ता को जीतने के बाद सिराजुद्दौला इसका नाम रखता है अलीनगर। क्या नाम रखता है? अलीनगर नाम रखता है। और इसकी अलीनगर जीतने के बाद में सिराजुद्दौला वापस मुर्शिदाबाद की ओर जाते हैं और अलीनगर को है वो इसको सौंप देते हैं माणिक चंद्र को। अलीनगर को माणिक चंद्र को सौंप देते हैं। किसको सौंपते हैं? माणिक चंद्र को। कलकत्ता की चाबियां दे देते हैं इसको माणिक चंद्र को, भाई तू ध्यान रख इसका। माणिक चंद्र था, अपन ने विरोधियों में देखा था, माणिक चंद्र इसका विरोधी था। माणिक चंद्र उधर से, ये इधर हो रहा है, 20 जून 1756 की घटना है ये बता रहा हूं ना, ये कलकत्ता 146 वाली, ये है 20 जून 1756। ठीक है, ये वो काल कोठरी वाली घटना है। ठीक है, 20 जून 1756 को जो काल कोठरी की घटना है वो यही थी। ठीक है, और इस घटना का जो रचयिता माना जाता है वो हालवेल को माना जाता है, और कलकत्ता का जो गवर्नर था वो रोजर ड्रेक था। ठीक है, और जीतने के बाद में सिराजुद्दौला ने जो कलकत्ता की चाबियां थी वो माणिक चंद्र को सौंप दी थी। ये इतना हो गया तो अंग्रेजों को पता चल गया कि भाई ये इधर इतने कलकत्ता पे अधिकार कर लिया, माणिक चंद्र को दे दिया। उधर से मद्रास प्रेसिडेंसी से आता है एक तो रॉबर्ट क्लाइव। कौन आता है? रॉबर्ट क्लाइव। और एक आता है एडमिरल वाटसन। एडमिरल वाटसन, ये दो आते हैं। ये क्लाइव तो डॉन था उस तरीके से, मतलब यूं वो गुंडा टाइप में आदमी मान लो, डॉन मान लो, कुछ भी मान लो, अंग्रेजों का यही था। अंग्रेजों का भारत में अंग्रेजों की कोई स्थापना का सबसे ज्यादा उत्तरदायित्व है तो इसको दिया जाता है। ठीक है ना, सबसे ज्यादा इसने यूं भारत में अंग्रेजों की स्थायित्व को जन्म दिया था। ये आते हैं मद्रास प्रेसिडेंसी से। मद्रास प्रेसिडेंसी से कहाँ से आते हैं? मद्रास प्रेसिडेंसी से। मद्रास प्रेसिडेंसी से आते हैं रॉबर्ट क्लाइव, एडमिरल वाटसन आते हैं। इधर ये कलकत्ता पड़ता है अपने, इधर ये कलकत्ता कर लेते हैं अपन। इधर ये कलकत्ता में थे, अलीनगर मान लो इसको, है ना, क्योंकि इसका नाम बदल के अलीनगर कर दिया था। इधर आते हैं, ये यहां से, इधर कौन था इसका जो चाबियां सौंप रखी थी? वो था माणिक चंद्र। माणिक चंद्र है वो इनको चाबियां सौंप देता है कि लो माई बाप आप लो चाबियां, क्योंकि ये तो इनसे पहले से ही मिला हुआ था, इसने चाबियां सौंप दी कि लो। अब उधर पता चला कि भाई सिराजुद्दौला को ये हो रहा है ऐसे काम। ठीक है, सिराजुद्दौला को ऐसे लग रहा था कि भाई इधर से चाबियां सौंप दी इन्होंने, जो ये अपने साथ धोखा हुआ है। थोड़े दिनों बाद में एक संधि होती है, रॉबर्ट क्लाइव, एडमिरल वाटसन ये कलकत्ता पर अधिकार करने के बाद में एक संधि करते हैं। ठीक है ना, उस संधि का नाम है अलीनगर की संधि। कौन सी संधि? देखो बता देता हूं मैं, अलीनगर की संधि। अलीनगर की संधि, ठीक है, अलीनगर की संधि ये होती है 9 फरवरी 1757 को। ठीक है, 9 फरवरी 1757 को होती है। और
जो इसका किस किस के बीच में हुई, तो एक तो सिराजुद्दौला, सिराजुद्दौला, एक अपने यही था क्लाइव, ठीक है ना, सिराजुद्दौला और क्लाइव के बीच में हुई संधि। अब इस संधि की शर्तें क्या क्या थी? रॉबर्ट क्लाइव ने पकड़ा सिराजुद्दौला को, 2-3 लपड़ मारे कि तूने ये ऐसी हिमाकत कैसे की, कलकत्ता पे तूने अधिकार कर लिया और ये ऐसे कर रहे हो। इसने कहा था कि आप मान ही नहीं रहे हो, दस्तक का दुरुपयोग कर रहे हो। दस्तक एक वो दस्तावेज था, देखो दस्तक के बारे में बता देता हूँ। दस्तक दस्तक एक वो दस्तावेज, यूं मान लो एक डॉक्यूमेंट था, एक यूं आइडेंटिटी कार्ड था, जिसके तहत अंग्रेज क्या है कि पूरे वार्षिक टैक्स एक साथ में दे देते, पूरे साल का जो कर होता था वो एक साथ में दे देते थे, ठीक है ना, अंग्रेजों को। कि जो अंग्रेज है वो इनको, भारतीय जो शासक होते थे, भाई अपन हम लोग है जो बंगाल में शासन, जो आपका शासन चल रहा है उसमें व्यापार करेंगे, और उस व्यापार का जितना भी आप टैक्स लेते हो, जो भी रोड टैक्स वगैरह, जो भी जितने भी टैक्स लेते हो, उसका एक साथ हम आपको जमा करवा देते हैं, ठीक है ना। और आप हमारे को एक कार्ड इश्यू करवा दो, जिससे कि हम उस कार्ड को दिखा के बिना पैसे दिए निकल जाएं, आपका वार्षिक कितना होता है वो दे दो। तो भारतीय शासकों ने बंगाल में जैसे 3,000 रुपये वार्षिक करता, ठीक है ना, अंग्रेज 3,000 रुपये वार्षिक देते थे, तो 3,000 रुपये देकर ये तो करते थे। फिर बाद में इन्होंने क्या किया, अंग्रेजों ने, ये तो कर ही रहते खुद, थोड़े दिनों बाद में इस जो कार्ड होता था ना, उस कार्ड को, जैसे ये भारतीय है तो भारतीय के 100 रुपये लगता था टैक्स, तो इस टैक्स को भारतीय को बोलते थे तू 100 रुपये वहां जमा करवाएगा, 50 रुपये हमारे को दे, ये कार्ड ले जा फ्री में जाना, ठीक है, 50 रुपये हमारे को दे। तो भारतीयों को ऐसे फायदा होने लगा, दूसरे व्यापारियों को बेचने लग गए थे ये दस्तक, तो दस्तक का दुरुपयोग हो गया था, ठीक है ना। ठीक, अब इसकी शर्तें क्या क्या थी? शर्तें थी, एक तो इसकी युद्ध क्षतिपूर्ति देनी पड़ी, नवाब को युद्ध क्षतिपूर्ति देनी पड़ी, नवाब ने, ठीक है, एक तो युद्ध क्षतिपूर्ति थी। इसके बाद में दस्तक पुणे मिला। इसके बाद में इन अलीनगर को जीतने के बाद सिराजुद्दौला ने सारे इनके व्यापारिक एकाधिकार थे वो समाप्त कर दिए थे अंग्रेजों के। फिर सारे व्यापारिक एकाधिकार पुणे दिए गए, ठीक है ना, पुणे व्यापारिक एकाधिकार मिले अंग्रेजों को, पुणे व्यापारिक एकाधिकार मिले, ठीक है ना, अंग्रेजों को, इन अंग्रेजों को वापस अधिकार मिल गए थे। फिर बाद में ये सब बातें होने के बाद में अली सिराजुद्दौला ने कहा था मेरी तो कुछ सुनो, आप ये क्षतिपूर्ति भी ले रहे हो, युद्ध की वापस अधिकार भी ले रहे हो और दस्तक भी ले रहे हो, सब कुछ मेरे को, तो मेरी आप विरोधियों को शरण दे रहे हो मेरी को। फिर बाद में अंग्रेजों ने कहा नहीं, अब हम आपके विरोधियों को शरण नहीं देंगे, तो बदले में अंग्रेज विरोधियों को शरण नहीं देंगे, नवाब के विरोधियों को, है ना, तो आप लिख लेना ये, विरोधियों को शरण नहीं देंगे, शरण नहीं देंगे, ठीक है, ये शर्तें थी। अब इसके बाद में क्या होता है कि अलीनगर की संधि वगैरह हो गई है, ये इसके बाद में मान लिया गया इसको, युद्ध क्षतिपूर्ति ले ली सिराजुद्दौला से, अंग्रेजों के वापस वही नखरे, दस्ता का दुरुपयोग करने लग गई, जबरदस्ती सामने कहते थे करेंगे लोग, क्या करोगे, ये गुस्सा हो गया सिराजुद्दौला, इसने कहा अब कुछ ना कुछ तो इलाज करना पड़ेगा, या तो मैं जाऊंगा या ये रहेंगे, ठीक है। तो प्लासी का युद्ध होता है। फिर बाद में प्लासी के युद्ध की मेन घटनाएं, पहले कारण यही माने जाते हैं प्लासी के युद्ध के, दस्तक का दुरुपयोग वगैरह का, यही प्लासी के युद्ध के कारण माने गए, ठीक है ना। तो प्लासी का युद्ध होता है, तो प्लासी के युद्ध के बारे में देख लेते हैं थोड़ा सा। प्लासी का युद्ध, ठीक है ना, प्लासी का युद्ध होता है 23 जून 1757 को, ठीक है, 23 जून 1757 को। प्लासी का युद्ध किन किन के बीच में होता है, तो ठीक है, प्लासी का युद्ध होता है, देखो इसके बीच में बता देता हूँ, ठीक है। ये प्लासी का युद्ध, एक तो अपने सिराजुद्दौला था, ये सिराजुद्दौला वर्सेज अंग्रेज, ठीक है, अंग्रेज थे। अब सिराजुद्दौला का इधर सेनापति था, वो था मीर जाफर,
और इधर था क्लाइव, ठीक है। इधर था सेनापति अंग्रेजों की ओर से क्लाइव और इसका था मीर जाफर। मीर जाफर था वो अंग्रेजों से मिला हुआ था। मीर जाफर और इसकी क्लाइव की पहले ही सेटिंग हो रखी थी कि भाई इधर से मैं युद्ध करने आऊँगा, आप आ जाना और मैं इधर शासक को वापस भेज दूंगा। मीर जाफर ने कहा था, इसमें साथ में सिराजुद्दौला भी आया हुआ था यहाँ पे युद्ध करने के लिए, ठीक है ना। मीर जाफर ने सिराजुद्दौला को कहा, नवाब आप क्यों परेशान हो रहे हो, अंग्रेजों की सेना तो 10-12 हजार है, अपन 50 हजार बैठे हैं इधर, आपको परेशान होने की कतई जरूरत नहीं है, आप आराम से वापस जाओ राजधानी में, पंखा चला के आराम से मस्ती से सो जाओ। इधर नवाब भी यही चाह रहा था, चलो ठीक है अपन सो जाते हैं, ये इधर कर लेंगे। मीर जाफर है वो थोड़े, क्लाइव जैसे ही राजधानी पहुंचता है, पहुंचने से पहले इधर यहाँ से निकलते ही क्लाइव जाकर यहाँ बैठ जाता है। इनका जो इधर लगा रखा था टेंट वेंट लगा रखा था अंग्रेजों ने, इनके पास में इधर जाके बैठ गया। थोड़े से एक सैनिक भी आ गए इसके, जो इसके विश्वास पात्र थे क्लाइव, वो इधर आके बैठ गए क्लाइव के पास में, ठीक है ना। ये मीर जाफर वाले सैनिक, तो युद्ध कहाँ किसके बीच में होगा, इसकी सेनाएं इसके साथ में आके खड़ी हो गई। बिल्कुल मामला उलट गया। उधर नवाब जाते ही ये इनकी सैनिकों को, खूब सारे सैनिक थे उनको लेके इधर आ जाता है। क्लाइव के पास में आराम से टेंट में बैठे मस्ती से चने खा रहे थे। सिराजुद्दौला के कुछ विश्वास पात्र थे, कुछ स्वामी भक्त मान लो, जिन्होंने ये युद्ध पूरी स्वामी भक्ति के साथ में लड़ा था, ठीक है ना, पूरी जब तक मौत नहीं तब तक लड़े थे। तो कुछ कौन कौन थे, एक तो था मीर मदान, मीर मदान, ठीक है। एक था मोहनलाल, मीर मदान था, एक था मोहनलाल, और एक छोटी सी थी फ्रांसीसी टुकड़ी, छोटी सी फ्रांसीसी टुकड़ी, ठीक है ना। मीर मदान, मोहनलाल और छोटी सी फ्रांसीसी टुकड़ी, ये लोग पूरी स्वामी भक्ति के साथ में अंग्रेजों के साथ में युद्ध लड़े, क्लाइव के साथ में। और ये लोग अंत में मौत तक, जब तक शहीद नहीं हुए तब तक लड़ते रहे, ठीक है ना, और मृत्यु हो गई। इस युद्ध का परिणाम क्या रहा कि है वो अंग्रेज विजय रहे, सिराजुद्दौला हार गए। जैसे ही ये युद्ध समाप्त हुआ, उधर सिराजुद्दौला के पास अंग्रेज गए, इधर बिठा के 2-3 थप्पड़ मारे, फिर कहा अब तेरे साथ क्या किया जाए, बोल मुन्ना। सिराजुद्दौला ने कहा अब क्या किया जाए, जो आप करोगे वो मंजूर है। सिराजुद्दौला को मार दिया गया, ठीक है। युद्ध के बाद में सिराजुद्दौला को मार दिया गया, और अगला नवाब बनेगा कौन बनेगा, मीर जाफर। क्योंकि मीर जाफर को क्लाइव ने कह दिया था कि तू मेरी तरफ आ जाएगा, तेरे को अगला नवाब बना दूंगा। मीर जाफर शासक बनता है उधर से, ठीक है ना। इधर से ये थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेते हैं, इधर ये मीर जाफर, मीर जाफर का काल था 1757 से 60 तक, 1760 तक मीर जाफर रहता शासक। मीर जाफर को दोस्तों इतिहासकारों ने क्लाइव का गीदड़ कहा है, ठीक है ना। ये अंग्रेजों की कठपुतली था, अंग्रेजों की कठपुतली था। इतिहासकार इसे अंग्रेजों का गीदड़, क्लाइव का गीदड़, अंग्रेजों की कठपुतली, पता नहीं किस किस नाम से, क्योंकि ये कोई आदमी टाइप में था ही नहीं। ये इस प्रकार से था कि भाई अंग्रेजों ने कह दिया यहाँ बैठो, ठीक है हुक्म, बैठ गए। अंग्रेजों ने कहा वैसे करो, बैठ गए। उल्टा लेटो, वैसे लेट गए। जैसे जैसे अंग्रेज कर कहते थे वैसे ही करता था। इसने तो कई गांवों की जो जमींदारियां थी वो क्लाइव का तो ये गिदड़ ही था, वास्तव में गिदड़ था। क्लाइव को इन्हें 24 गांवों की तो जमींदारी दी थी, ठीक है ना। देखो वो बताता हूं मैं, एक मिनट आपको। क्लाइव को इसने 24 गांवों की जमींदारी दी, जमींदारी क्लाइव को दी, ठीक है। 24 गांवों की जमींदारी थी, 2,34,000 पाउंड, ठीक है ना, पाउंड की निजी भेंट दी, क्लाइव को दी। 2,34,000 पाउंड तो यूं ही दे रहा है क्लाइव को, लो गिफ्ट, यूं हो गया वो तो भाई, लो ये 24 गांवों की जमींदारी भी लो, 2,34,000 पाउंड भी लो। क्लाइव जो जो कर रहा था, बंगाल को कंगाल कर दिया क्लाइव ने इसके काल में।
फिर थोड़े दिनों बाद में इसके पास कुछ रहा नहीं, क्यों, वैसे ही लुटा रहा था अंग्रेजों को, इसके पास कुछ रहा नहीं। 2,34,000 पाउंड की इसकी निजी भेंट दे रहा है क्लाइव को, 24 गांव की जमींदारी दे रहा है, खूब मतलब ये जितना लुटाना था उतना आराम से लुटा रहा था। अंग्रेज धाप के लूटने के बाद अंग्रेज खुद इससे परेशान हो गए, हटाओ रे इसको, कोई मतलब नहीं, इसके पास कुछ है ही नहीं, अब तो कुछ रहा ही नहीं। उधर मीर कासिम था, ठीक है ना, मीर कासिम जैसे इसने धोखा दिया सिराजुद्दौला को, वैसे ही इसको मीर कासिम हटाएगा, धोखा नहीं देगा। मीर कासिम ने कहा था अंग्रेजों से, इधर अंग्रेज थे, ठीक है ना, इधर ये अंग्रेज हो गए, अंग्रेज इधर बैठे थे, तो इधर एक बार मीर कासिम आया था, मीर कासिम ने आगे कहा तुम्हारे को ये मीर जाफर अब तो कुछ दे ही नहीं था, इसके पास कुछ है ही नहीं, मेरे को शासक बना दो, तुम बहुत कुछ लुटा दूंगा तुम्हारे को, तुम वाह वाह करोगे। अंग्रेजों ने कहा क्या क्या देगा तू मेरे को बता, तो इसने कहा वर्धमान, मिदनापुर, चटगांव के जिले आपके, कि अच्छा, तो पूरे के पूरे जिले, अरे पूरे के पूरे वर्धमान, मिदनापुर, चिटगांव के जिले पूरे तुम्हारे, और क्या देगा, कि सिलेट का चूना का व्यापार है हमारा बंगाल में, उसका आधा भाग 50-50, दोनों भाई मजे से खाएंगे, 50 तुम्हारा 50 मेरा, ठीक है, सिलहट के चूने के व्यापार में आधा भाग, आधी हिस्सेदारी तुम्हारी। क्या बात कर रहा, बिल्कुल देंगे। और क्या देगा, कि और भी कुछ देंगे, तुम साउथ में जाते हो ना आक्रमण करने, तुम्हारे को वहाँ कुछ ज्यादा मिलते नहीं, तुम साउथ में आक्रमण करने जाओ, मैं मेरी तरफ से 5 लाख रुपए तुम्हारे को, इतनी सारी चीजें। हाँ, क्या क्या देगा, देखो बता देता हूँ। मीर कासिम, ये इधर इसको हटा ही देता हूँ, अंग्रेजों को क्या काम गई इधर, ये हटेगा, हट गया, इसके बाद में इसका कोई मतलब नहीं है मीर जाफर, ठीक है ना। अब आएगा मीर कासिम, इसको 1760 में शांतिपूर्ण क्रांति के तहत हटा दिया, लिख देता हूँ आपको थोड़ा सा याद रहे, वापस उसी पेन से लिख देता हूँ, ठीक है ना। 1760 में शांतिपूर्ण क्रांति से इसको हटा दिया। हटा दिया, और इसके बाद में अगला नवाब आता है, वो हटाने के बाद में 1760 से 63, वैसे तो 64 तक था, है ना, तो मीर कासिम मानो आपने, मीर कासिम, इसका काल था 1760 से 60 से 64 तक इसका काल था। कौन था, मीर कासिम। मीर कासिम 1760 से 64 तक शासक रहा। ये इसने अंग्रेजों को सीधा सीधा ही पहले गिफ्ट दे दिए थे शुरुआत में, कहीं अभी इसने सोच रखा था शुरुआत में देंगे जो ही देंगे, बाद में इनको आना ही नहीं देंगे, तो इसने क्या क्या दिया, तो एक तो देखो वर्धमान, वर्धमान, मिदनापुर, चटगांव, के जिले अंग्रेजों को दे दिए, ठीक है ना। अरे यार, ये वर्धमान, मिदनापुर, चटगांव के जिले दिए। सिलहट के चूने में, सिलहट के चूने के व्यापार में आधा हिस्सा, आधा हिस्सा, आधा हिस्सा दे दिया। और दक्षिण अभियानों में, ठीक है, दक्षिण अभियान में जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, ठीक है ना, कंपनी को 5 लाख रुपए। दक्षिण अभियान, ये सब चीजें तो इसने पहली बार ही दे दी, अब अंग्रेजों को दे दिया, अंग्रेजों ने इसको बना दिया। अब इनमें होता क्या है कि अंग्रेजों को देने के बाद में इनकी राजधानी मुर्शिदाबाद इधर थी, ठीक है ना, मुर्शिदाबाद राजधानी थी। तो अंग्रेज आते इधर, पहले नवाब थे, सोने के थाली में खाना खाते थे, सोने के गिलास में ही पानी पीते थे, अलग ही वो रईस सी इनकी अलग ही थी। अंग्रेज आते थे नवाब के पास में, ओहो नवाब साहब, यूँ ऐसे बैठे थे, नवाब साहब खाना खा रहे थे, सुबह सुबह शाम को आ जाते, मान लो शाम को खाना खा रहे थे नवाब, उधर उधर आए, वाओ थाली है आपके पास सोने की, वाओ गुड, लाओ। इनके साथ में, अंग्रेजों के साथ में कुछ आनी बानी आते थे, उसको दे देते, उठा के ले, अपने ले ले, अपने काम आएगी। नवाब के पास तो वैसे ही खूब। नवाब ने सोचा कि ले थाली लेके आज सुबह सुबह वॉकिंग करने आया अंग्रेज, दूसरे दिन सुबह सुबह नवाब सोने के गिलास में पानी ले पी रहा था, देखे वाह अच्छी गिलास है, आनियों बानियों को दे दी, लो अपने साथ ले लो। इस वजह से क्या है कि ये
मीर कासिम था, अंग्रेजों से परेशान हो गए, इधर से आते हैं कुछ भी ले जाते हैं, ये जैसे ये पेन बड़ा सोने का है, लो अपने ले लो, अपने काम आएगा, अपन ले ली, कुछ भी उठा के ले जाते थे। ये वैसे ही परेशान थे, आए घूमने आए, सुबह सुबह वॉकिंग करने आते थे तब ले जाते, चाय के कब तक नहीं छोड़े इसके। परेशान हो गए, इसने मुर्शिदाबाद से मुंगेर राजधानी स्थानांतरित कर ली। फिर बाद में ये फॉर्म में आ गया मीर कासिम, क्या अब अंग्रेजों तुम यूं मेरे पास में ही नहीं भटकोगे, ठीक है ना। तो इसने राजधानी परिवर्तित कर ली, राजधानी परिवर्तित कर ली, राजधानी परिवर्तित कर ली। परिवर्तित करके कहां जाएगा, परिवर्तित करके इसने राजधानी परिवर्तित की थी मुर्शिदाबाद से मुंगेर, मुर्शिदाबाद से मुंगेर में इसने स्थापना की, ठीक है। मुंगेर में, मुर्शिदाबाद से मुंगेर राजधानी ले गया, और मुंगेर में राजधानी लेके कई प्रकार के इसने जो इसने सोचा कि अंग्रेज आगे कैसे है अपने से, ठीक है ना। तो इसने मुर्शिदाबाद से मुंगेर राजधानी ले जाएंगे, माने मुंगेर में तोड़ेदार बंदूकों का और एक छोटा सा तोपखाना खुलवा लिया, ठीक है। बंदूक और तोपखाने इसने खुलवा लिए इधर, बंदूकों और तोपखाने की स्थापना की, ठीक है ना। तोड़ेदार बंदूकों का कारखाना और तोपखाना, ठीक है ना। सॉरी, ये तोपखाना हो गया क्या, तोपखाना, इन दोनों की स्थापना मुंगेर में की। इसके बाद में ये सेना को एक गुरगिन खान नामक आर्मेनियाई था, ठीक है ना, उसके नियंत्रण में सेना को इसने यूरोपीय पद्धति पर पुनर्गठन किया सेना का, ठीक है ना, सैनिकों का पुनर्गठन किया। पुनर्गठन करने के बाद इसने क्या किया कि भाई जनता से टैक्स लेते हैं अधिकारी, तुम टैक्स भी नहीं देते हो, पैसे भी लेते हो, अब तुम्हारे से भी टैक्स लिया जाएगा। तो इसने अधिकारियों से एक टैक्स लिया जिसका नाम था खिजरी जमा, अधिकारियों से टैक्स ले लिया इसने, खिजरी जमा। तोड़ेदार बंदूकों का कारखाना भी खुलवा दिया, ठीक है, तोड़ेदार बंदूकों इनका कारखाना, खिजरी जमा लिख देता हूं मैं सीधा ही, खिजरी जमा टैक्स ले लिया अधिकारियों से, ठीक है। और फिर गुरगिन खान था, उसके नेतृत्व में इन्होंने सेना का पुनर्गठन भी किया था। गुरगिन खान एक आर्मेनियाई था, ठीक है ना, सेना का पुनर्गठन करता है। फिर बाद में इसने सोचा ठीक है, सेना भी ठीक है वो अपनी, और आर्थिक तौर पे भी मजबूत है, सेना भी अपन गुरगिन खान के नेतृत्व में मजबूत है, खिजरी जमा टैक्स से, अधिकारियों से भी टैक्स ले रहे हैं, तो वैसे भी अपन थोड़े से मजबूत हो रहे हैं, और अपने पास बंदूकें भी है, तोपखाना भी, अब अपने अंग्रेजों से लड़ने के लिए तैयार है, उनकी कुटाई करने के लिए तैयार है। फिर इसने यूं सोचा कि अंग्रेज बेटे दस्तक के दुरुपयोग कर रहे हैं, मजा ले रहे हैं उनका, तो फिर इसको क्यों नहीं इसको निरस्त कर दिया जाए, ठीक है। तो इसने यूं किया कि भाई अंग्रेज है वो दस्तक को भारतीयों को बेचते थे, तभी तो जैसे भारतीयों का 100 रुपये टैक्स था तो अंग्रेज 50 रुपये में बेच कर उनका टैक्स माफ करवा देते थे, 50 रुपये खुद ले लेते थे। तो इसने यूं कह दिया था अब भारतीयों का भी कोई टैक्स ही नहीं होगा, ठीक है ना, सारे भारतीयों का टैक्स ही माफ कर दिए कि अब बेच लो, किसको बेचोगे, तुम्हारा तो टैक्स लगेगा, अंग्रेजों का तुम्हारा तो टैक्स लगेगा, अब भारतीयों का माफ है, ठीक है ना। तो इसने दस्तक के दुरुपयोग को रोकने के लिए भारतीयों से सभी कर समाप्त कर दिए, भारतीयों के कर समाप्त कर दिए, ठीक है ना, कर समाप्त कर दिए। इधर अंग्रेजों को गुस्सा आ रहा है क्योंकि इनकी इनकम कम हो गई, क्यों इधर ये दस्तक को बेचते थे तो मजे ले रहे थे, यार अंग्रेजों ने गुस्सा, अंग्रेजों ने इधर आए यहाँ पर के यार तू इधर ये गलत कर रहा है काम, ये दस्तक का दुरुपयोग कर रहे हैं हम, तो इसको रोक क्यों रहा है, नहीं ऐसे तो रोकेंगे। इनके बीच में अनबन सी हो गई, अनबन की होगी तो वैसे ही इनके बीच में अनबन किसी के बीच में होना था, पहले तो युद्ध का कारण अनबन ही था, तो अनबन हो गई तो युद्ध हो गया, बक्सर का युद्ध, ठीक है ना। अब इधर मैं थोड़ा सा नीचे लिखता हूँ, कुछ बात बतानी है आपको, इधर बक्सर का युद्ध, ठीक है ना, ये होता 22 अक्टूबर 1764 को, 1764 को हुआ था। कब हुआ था, 22 अक्टूबर 1764 को बक्सर का युद्ध हुआ था, ठीक है ना, बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1764 को हुआ था। अब सॉरी 22 अक्टूबर 1764 को ये युद्ध हुआ था। अब बक्सर के युद्ध से पहले मीर कासिम क्या है कि अंग्रेजों से छोटी मोटी और फाइटिंग कर गए, क्योंकि इनकी वैसे ही अनबन हो रही थी। तो बक्सर का युद्ध तो बाद में मेन युद्ध था, इसलिए अपन इतिहास में जानते हैं, बक्सर के युद्ध से पहले ही अंग्रेजों से हार गया था ये, ठीक है ना, अंग्रेजों से हर कभी भिड़ लेता था, इसको यूं लगने लगे अपने पास सेना है सब कुछ है, तो ये अंग्रेजों से लड़ गए। तो बक्सर के युद्ध से पहले करवा, गिरिया, ठीक है ना, और उद्योनला,
करवा, गिरिया और उद्योनला इन युद्धों में हार गया था। हारगर ये इधर बंगाल से भाग गया था, ठीक है ना, बंगाल से ये भाग गया था। इसके बाद में बंगाल से भागने के बाद में जो बक्सर का युद्ध है वो अपन दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है ना। करवा, गिरिया, उद्योनला के युद्ध में हार गया था, और जो अपन बक्सर का युद्ध है वो अपन जल्दी अगले वीडियो में देखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद विद्यार्थियों। आज अपन ने जो पढ़ा था उसका मैं एक बार रिवीजन करवा देता हूँ आपको फटाफट से 1 मिनट में। बंगाल की स्थापना मुर्शीद कुली खान ने की थी, संस्थापक था मुर्शीद कुली खान, और इसकी राजधानी थी वो मुर्शिदाबाद थी, पहले ढाका थी, ठीक है ना। मुर्शीद कुली खान के समय में 3 विद्रोह हुए थे, सुजात खां, नजात खां और सीताराम उदयनारायण गुलाम अहमद के 3 विद्रोह हुए थे। इनकी जो इनका विद्रोह था ये मैंने बताया नहीं था। इनके विद्रोह को दबाने के बाद में इनकी जमींदारी है वो मुर्शीद कुली खान का कृपापात्र था रामजीवन, उसको दे दी थी, ठीक है ना। उसको देने के बाद में इसके बाद मुर्शीद कुली खान के बाद में सुजाउद्दीन बनता है शासक, सुजाउद्दीन के बाद में सरफराज शासक बनता है, ठीक है ना। सुजाउद्दीन सरफराज को घेरिया के युद्ध में हराकर बिहार का सूबेदार अलीवर्दी खान शासक बन जाता है। इसके बाद में अलीवर्दी खान के बाद में अलीवर्दी खान अंग्रेजों की तुलना मधुमक्खियों से करता है। इस अलीवर्दी खान के बाद में बनता है अपने सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला के कई विरोधी थे, मौसी घसीटी बेगम, सेनापति मीर जाफर, माणिक चंद्र, जगत सेठ दुर्लभ चंद्र, राय चंद्र, ये खूब सारे इसके विरोधी थे, ठीक है ना। अंग्रेज इसके विरोधियों को शरण दे रहे थे, कलकत्ता की किलेबंदी कर रहे थे, नवाब को कासिम बाजार फैक्ट्री का निरीक्षण नहीं करने दे रहे थे, खूब सारी चीजें हो रही थी। इससे परेशान होकर सिराजुद्दौला ने कलकत्ता पर आक्रमण कर दिया। 20 जून 1756 को कलकत्ता का किलेदार था या जो गवर्नर था रोजर ड्रेक था, उसको इन्होंने गिरफ्तार कर लिया। 146 लोगों को एक कमरे में बंद करके, 145 मर गए, बचा हुआ था, उसका नाम था हालवेल, वही इस घटना का रचयिता माना जाता है। इसके बाद में थोड़े दिनों बाद में प्लासी का युद्ध होता है। 23 जून 1756 को प्लासी का युद्ध होता है। प्लासी का युद्ध में सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के बीच में होता है। अंग्रेज जीत गए, सिराजुद्दौला हार गया। क्योंकि सिराजुद्दौला का जो सेनापति मीर जाफर था वो इसके साथ धोखा कर देता है, उधर से मिल जाते हैं। मीर मदान मोहनलाल और छोटी सी फ्रांसीसी सैनिक टुकड़ी है, नवाब की ओर से स्वामी भक्ति से लड़ती है। इसके बाद में ये युद्ध मीर जाफर को शासक बना देते हैं। सिराजुद्दौला को हरा करके मीर जाफर को शासक बना देते हैं। उसके बाद में मीर जाफर अंग्रेजों का कठपुतली, क्लाइव का गीदड़, इसने अंग्रेजों को क्लाइव को 2,34,000 पाउंड की निजी भेंट दी थी। इसके बाद में 24 गांवों की क्लाइव को जमींदारी भी इसको दी थी। अंग्रेज इससे परेशान होके परेशान तो क्या, शांतिपूर्ण क्रांति के तहत 1760 में हटा करके मीर कासिम को शासक बना देते हैं। मीर कासिम है वो राजधानी को मुर्शिदाबाद से मुंगेर लाता है, अंग्रेजों को वर्धमान, मिदनापुर, चटगांव के जिले देता है, सिलट के चूने के व्यापार में आधा हिस्सा देता है और दक्षिण के अभियानों में 5 लाख रुपए देता है, ठीक है। इसके बाद में यही है वो अपनी राजधानी को मीर कासिम में मुर्शिदाबाद से मुंगेर ले जाता है। मुंगेर में तोड़ेदार बंदूकों का और तोपखाने की स्थापना करता है। तोपखाने की स्थापना करने के बाद अधिकारियों से खिजरी जमा नामक टैक्स लेता है ये, और टैक्स लेने के बाद में ये यहाँ से अंग्रेजों से फिर ये दस्ता का दुरुपयोग को रोकने के लिए भारतीय व्यापारियों को भी टैक्स समाप्त कर देता है। इससे अंग्रेज परेशान होते हैं और इससे युद्ध होता है। बक्सर का युद्ध होता है। बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1764 का होता है। बक्सर के युद्ध से पहले मीर कासिम है वो करवा, गिरिया, उदयनला के युद्ध में पराजित होकर के वापस यहाँ से भाग जाता है, ठीक है ना। फिर बाद में अब बक्सर के युद्ध में दोस्तों अगले वीडियो में पढ़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद विद्यार्थियों, आप सब बने रहिए, एक साथ अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। दोस्तों जय हिंद, नमस्कार।